अगर आपने हमारी सलाह मानी होगी तो आपने कट किया होगा और आपको इसका फ़ायदा मिला होगा, तो अब नहीं कहना चाहूँगा। तो उस दिन के डेटा में बाउंस के इंडिकेशंस थे, क्या थे जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स इतने बढ़ गए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो हम क्या करेंगे, मार्केट में गिरावट होती है और आपके शेयर में गिरावट होती है तो उसका भी आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो इस रैली को हम सर, फ्राइडे के वीडियो में आपने कहा था कि 1-2 दिन में बाउंस आ सकता है, तो आज की इस मूव को हम बाउंस कह सकते हैं और क्या ये सस्टेन करेगा? फ्राइडे के दिन में अगर आप देखें तो माहौल काफ़ी नेगेटिव था। रीज़न क्या था कि एक्सिस बैंक के बुरे रिजल्ट्स आए थे। उससे पहले अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स भी मार्केट को पसंद नहीं आए थे। तो पूरा माहौल एक नेगेटिव था और एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स की वजह से ऐसा लगा कि पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर नीचे जाएगा। लेकिन अगर उस दिन का हम डेटा देखें तो उस दिन के डेटा में बाउंस के इंडिकेशंस थे, क्या थे, इतनी नेगेटिविटी थी लेकिन पुट कॉल रेशियो राइज बढ़ा। ओके, इसके बाद आप देखिए तो निफ्टी के फ्यूचर्स के जो प्रीमियम्स थे उसमें भी ड्रॉप नहीं आया। तो ये होप दे रहा था कि जो बेसिकली हमें गिरावट देखने को मिली थी वो सेंटिमेंट्स की वजह से देखने को मिली थी। आज की कहानी उसके उलट है। रिजल्ट्स अच्छे आए, कम से कम हेडलाइन नंबर्स तो हमें ये दिखा रहे हैं, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आज का अगर आप मार्केट देखिए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वंस अगेन बैंकिंग सेक्टर ही है, क्योंकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये दोनों अप रहे, थ्रू आउट द डे अप रहे और यही मार्केट को खींच के लेके गए। अब क्या ये बाउंस सस्टेन करेगा? प्रोबेबली नॉट। रीज़न क्या है कि अगर आप रिजल्ट्स के ट्रेंड और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि रिलायंस और एचडीएफसी इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनको गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको असली कहानी पता चलेगी और वो कहानी बहुत अच्छी तो नहीं है। इसलिए ये बाउंस को थोड़ा हमें सस्पिशियसली देखना चाहिए। ये टेक्निकल बाउंस, एक शॉर्ट कवरिंग वो ज़्यादा लगती है, एक जेन्युइन बाइंग कम लगती है। सर, रिलायंस के रिजल्ट्स आए, दिखने में तो काफ़ी अच्छे लगे, फिर सर ये स्टॉक आज 3% नीचे क्यों गिर गया? ओके, सो देखो रिलायंस के रिजल्ट्स आए, अब तक के कह रहे हैं कि बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट में 78% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, काफ़ी अच्छी फिगर्स देखने को लगती हैं। लेकिन जब आप इसके इंटरनल्स में जाएंगे ना तब आपको असली कहानी देखने को मिलेगी। तो ये जो हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है वो हमें पता है क्यों देखने को मिला। हमने पहले इसके बारे में बात भी की है कि उन्होंने 2008 में एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया था तो उसे उन्होंने एग्ज़िट कर दिया। करीब 9,000 करोड़ से ज़्यादा का इनको प्रॉफिट मिला, वन टाइम गेन मिला, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स इतने बढ़ गए। अगर आप इनके नेट रेवेन्यू की अगर बात करें कि उसमें कितना ग्रोथ है तो उसमें तो 5% से कम का ग्रोथ है। तो इतने प्रॉफिट को हम पॉजिटिवली क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये तो रिपीट नहीं कर सकते ना। आपने तो एशियन पेंट का स्टेक बेच दिया, अगले क्वार्टर में क्या करोगे? वहाँ पर कैसे प्रॉफिट दिखाओगे? तो वहाँ तो प्रॉफिट आपका डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए ये नेगेटिव है। तो सिर्फ बात इसकी नहीं है। अगर आप देखिए इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस क्या है, ऑयल, वहाँ रिफाइनरी के मार्जिन्स में थोड़ी वहाँ कमी आती हुई दिखी है। ओके, नाउ इनके जो न्यू जनरेशन बिजनेस है आरजीओ और रिटेल की बात कर लेते हैं। आरजीओ इज़ डूइंग फाइन, वहाँ पर उन्होंने नेट प्रॉफिट भी अच्छा किया है और रेवेन्यू भी ग्रो किया है। तो 19% का रेवेन्यू ग्रो किया है और 20% से ज़्यादा का प्रॉफिट भी किया है। लेकिन हम जानते हैं वो एक छोटा हिस्सा है। अगर इनका रिटेल में देखें तो वहाँ इनकी मेन प्रॉब्लम है। देखिए इस वक्त अगर हम देखें तो जियो और रिटेल पूरे रिलायंस का 45% के करीब बन गए, साइजेबल बिजनेस है। ओके, अब जियो तो आपका ठीक चल रहा है लेकिन हम जानते हैं कि जियो में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, रिटेल इसका ग्रोथ डिसअपॉइंटिंग है। ओके, इनका आप रेवेन्यू भी देखिए और प्रॉफिट भी देखिए, दोनों में बिलो एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। तो आप ग्रो कहाँ कर रहे हैं?
ऑयल बिजनेस तो हम जानते हैं डाइंग है, पता नहीं कुछ सालों के बाद होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हमें पता नहीं। न्यू एनर्जी बिजनेस अभी भी 4-5 साल दूर है आपके। ओके, आप रिटेल और जियो पे बेट कर रहे थे। जियो चलो ठीक ठाक चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। रिटेल भी आपका थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप देखिए, चाहे डी मार्ट की स्टोरी हो, चाहे कोई और रिटेल हो, हर जगह रिटेल में क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो आप फिर अब क्वेश्चन है कि मुकेश अंबानी कहते हैं कि हम 4-5 साल में रिलायंस को डबल कर देंगे, कैसे? ओके, हम कैसे मान लें कि वो डबल हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आपके ज़्यादातर बिजनेसेस में तो क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रही है कि 4 साल में आप डबल कर लेंगे। तो मार्केट को ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, और इस एंटिसिपेशन में कि रिलायंस बढ़ेगा बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, उसके एंटिसिपेशन में स्टॉक प्राइस पहले ही 2-3 महीने पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया था। तो जैसे कि मार्केट में कहते हैं, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, तो आज सेल ऑन न्यूज़ हो रहा है, और ये जस्टिफाइबल है क्योंकि रिजल्ट्स रिलायंस के उतने अच्छे नहीं हैं जितने हेडलाइन नंबर्स हमें दिख रहे हैं। सर, बैंकिंग सेक्टर्स के जो मेजर बैंक्स हैं उनके रिजल्ट्स तो अनाउंस हो गए हैं। एक्सिस बैंक के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। सर, फिर आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक्स को आप कैसे देखते हैं? और सर, पूरे बैंकिंग सेक्टर्स का आउटलुक आपको कैसा लगता है? ओके, देखो, एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं थे। ओके, नाउ एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स रिलेटिवली बेटर थे। ओके, अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 12% का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में उन्होंने दिखाया है, अच्छा दिख रहा है। 18,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया है, लेकिन इसमें से करीब 8,000 करोड़ उनका जो एचडीबी का भी आईपीओ आया था उसकी वजह से मिला है, वो भी रिपीट नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं। आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम देखें, वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बेटर दिख रही है। 15% का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाया है, एनआईआई में भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने करीब 1200 रुपीज़ का ट्रेजरी गेन किया है। तो जो कहानी हम देखने को मिल रहे हैं कि अदर इनकम से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब इनका मेन बिजनेस क्या है? इनका ये मेन बिजनेस तो नहीं है कि आईपीओ लाना, इनका मेन बिजनेस तो अदर इनकम नहीं है, मेन बिजनेस है लोन देना। रिटेल के लोन्स में कितना ग्रोथ ये कंपनीज दिखा रही हैं, तो मैं आपको बता दूं 6 से 8%। एक्सिस बैंक 6% का रिटेल ग्रोथ, आईसीआईसीआई बैंक 7% का रिटेल ग्रोथ, और एचडीएफसी बैंक 8% का रिटेल ग्रोथ। तो लोन के ग्रोथ आप देख सकते हैं कि ये बहुत कम हो रहे हैं। कहाँ ये 12-15% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे, तो इनका मेन बिजनेस तो ग्रो नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे इसमें हम ग्रोथ की उम्मीद लगा सकते हैं? साथ ही अगर हम स्लिपेज की बात करें, यानी कि फ्रेश जो बैड लोन्स हैं, फ्रेश एनपीएज हैं, उनकी बात करें, तो वहाँ ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक में 7500 से बढ़ के स्लिपेज 9000 करोड़ का हो गया है। अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो करीब 4800 से बढ़ के 5000 से ऊपर हो गया है, और वहीं एक्सिस बैंक में तो ज़बरदस्त 71% का ग्रोथ देखने को मिला है बैड लोन्स में। तो एक तरफ आपके लोन ग्रोथ नहीं हो रही है, दूसरी तरफ आपके स्लिपेज बढ़ती जा रही है, और इसी की वजह से आपको प्रोविजनिंग रखना पड़ रहा है। एचडीएफसी बैंक ने 9000 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है, तो इतना बड़ा अमाउंट का उनको प्रोविजनिंग रखना पड़ रहा है। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर से बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं। हमें इन रिजल्ट्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल सारे बैंक्स को अगर आप देखें तो इनके लोन बुक में हमें स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप मई में देखें तो वहाँ पर जो रिटेल लोन्स 13% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे, उससे थोड़ा ज़्यादा, और लास्ट ईयर अगर उसी मंथ को आप कंपेयर करें तो 19% था। तो हर जगह से हमें वहाँ पर ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि बैंक्स कह रहे हैं कि मॉनसून की वजह से थोड़ा हमारा ये कम हो गया और आगे फेस्टिव सीज़न है तो हम मेकअप करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई फिगर्स हमें नहीं दिए कि कितना मेकअप करेंगे। और जिस तरीके की इकॉनमी में साइंस आ रहे हैं, साइंस क्या है
कि आपकी रिटेल में स्लिपेज हो रही है। एक्सिस बैंक का ज़्यादातर लोन रिटेल वालों का वहाँ स्लिपेज देखने को मिल रहा है। तो रिटेल के पास इतनी अब कैपेसिटी नहीं है कि इतना लोन वो लेंगे, और स्लिपेज के डर से चांसेस बहुत कम है कि वो अंधाधुंध लोन बांटेंगे, क्योंकि वो भी उन्हें भी कॉशियस रहना है। साथ ही कॉरपोरेट्स को तो वो अब बहुत ही कम लोन दे रहे हैं, तो ज़्यादा टारगेट वो छोटे लोन्स पे कर रहे हैं, बिग टिकट लोन्स वो नहीं दे रहे। तो जैसा कि हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में मेजर ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में होना बहुत मुश्किल है। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए, और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा, और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप, जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स, और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। Invest for Alpha. Invest like a pro. Be an OG investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो रिजल्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो ओवरऑल Q1 के रिजल्ट्स का ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा देखो प्रॉमिसिंग तो नहीं लग रहा है। सी अगर आप रिजल्ट्स को केयरफुली स्टडी करेंगे तो फर्दर वीकनिंग इन इकॉनमी का पैटर्न नज़र आ रहा है। इकॉनमी में वीकनेस देखने को मिल रहा है। अगर आप उनके नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक्स का ले लें, या उनके नेट सेल्स को ले लें, वो 16 क्वार्टर्स के लोएस्ट लेवल पर हैं। ओके, अगर इनके कंबाइंड नेट प्रॉफिट को अगर आप कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कोविड-19 के बाद जो लोएस्ट लेवल पर है। ओके, और जो भी ये प्रॉफिट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो अदर इनकम वगैरह से लेकर कर रहे हैं। जैसे किसी कंपनी ने IPO लाया, HDFC का केस हमने देखा, रिलायंस ने एशियन पेंट का स्टेक बेच दिया। तो अदर इनकम जो इनकी इन्वेस्टमेंट है या कोई लैंड सेल है, उसी तरीके की वन टाइम इनकम को ये लेकर आ रहे हैं, और अपने प्रॉफिट किसी तरीके से उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शेयर प्राइस में ज़बरदस्त फॉल ना हो। तो ये कहानी देखने को मिल रही है। कहीं पर भी अभी तक हमें जेन्युइन ग्रोथ स्टोरी देखने को नहीं मिली है। रिजल्ट सीजन शुरू हो गया, काफ़ी हद तक कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आगे देखते हैं कुछ और कंपनीज़ का, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। Q1 कम से कम इस साल का डिसअपॉइंटिंग रहने वाला है। सर, खबर तो ये आ रही है कि जेन स्ट्रीट को फिर से ट्रेडिंग करने की परमिशन मिल रही है, तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी कुछ कह चुके हैं, और जैसा हमने कहा था लगभग वैसा ही हुआ, तो मैं ज़्यादा कुछ इस पर अब नहीं कहना चाहूँगा। सर, कुछ क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग इन्वेस्ट फॉर अल्फ़ा, कि इस इवेंट को ज्वाइन करने के बाद क्या हम प्रैक्टिकल तरीके से ये पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है और किस प्राइस में हमें इन्वेस्ट करना है? देखिए, इन्वेस्ट फॉर अल्फ़ा लॉन्च करने का मेन रीज़न क्या था कि काफ़ी जगह पर आप देखेंगे कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है ज़्यादा थ्योरेटिकल होता है। ओके, ज़्यादा फार्मूला, ये फार्मूला 50 फार्मूलाज होंगे, उसको प्रैक्टिकल मैनर पे कम कराया जाता है। हमारा यहाँ पे कोशिश है कि प्रैक्टिकल मैनर और लेमैन्स के टर्म में, ताकि कोई भी समझ सके। भारी भरकम कोई हम कंप्यूटेशन फार्मूला वहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, बैलेंस शीट नहीं समझाने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसको समझने में अच्छे की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
तो कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके यूज़ करके आप स्टॉक के वैल्यूएशंस पता कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस पता कर सकते हैं, इन चीज़ों को कराया जाएगा। साथ ही अगर मुझे एक स्टॉक लेना है तो मुझे क्लियरली किन किन चीज़ों को चेक करना है। जो 15-20 पॉइंट्स हम चेक करते हैं वो कैसे आप चेक करें एक एक पैरामीटर्स को, और इसके हम एक्सरसाइजेस भी कराएंगे ताकि किसी तरीके की आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हमारा कोशिश है। सर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। राजेश जी पूछ रहे हैं, हाय सर, योर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मार्केट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आई वॉच योर वीडियोस डेली। आई वांट टू नो इफ़ द मार्केट फॉल्स बाय 20, 40 और 60%, how should we buy shares to ensure we buy near the bottom and at the same time not miss the opportunity by waiting too long for the bottom? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मार्केट को हम एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर नहीं, एज एन इन्वेस्टर हम मार्केट को प्रेडिक्ट नॉर्मली नहीं करते। हम क्या देखते हैं, मार्केट के स्टेट को देखते हैं, हाउ एक्सपेंसिव द मार्केट इज़। द मार्केट इज़ एक्सपेंसिव, रिस्क ज़्यादा होता है। ओके, तो हम और भी ज़्यादा हमें ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। जब मार्केट अंडर वैल्यूड होता है या फेयरली वैल्यूड होता है तो हम थोड़े बहुत क्राइटेरियाज को रिलैक्स कर देते हैं। अब इस वक्त मार्केट तो ओवर वैल्यूड है, हम जानते हैं। पी करीब 23 से ऊपर चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, अर्निंग्स उसको सपोर्ट नहीं कर रही। नाउ इस लेवल पर अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको कोई भी क्राइटेरिया को मिस नहीं करना है। ओके, नाउ जब हम स्टॉक को इस वक्त घुसेंगे, सबसे पहले तो उसके वैल्यूएशंस को हमें देखना है। ओके, कि आपने ये पता कर लिया ये स्टॉक अच्छा है, इसकी स्टोरी अच्छी है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, सब आपने पता कर लिया, लेकिन प्राइस आपको इस लेवल पर मिल नहीं रहा है, तो उस केस में हमें करेक्शन के लिए तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि आपका मार्केट तो ओवर वैल्यूड है। तो हम क्या करेंगे, हम पार्शियली स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपका स्टॉक वैल्यू जोन पर है, अगर मान लीजिए 1000 रुपये उसका शेयर प्राइस है, वैल्यू 1200 है, आप पूरा भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके कम मिलते हैं, उसके लिए पेशेंटली वेट करना पड़ता है। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1000 रुपये है, लेकिन ये ट्रेड हो रहा है 1300 रुपीज़ पे, मार्केट ओवर वैल्यूड है, चांसेस तो हैं कि मार्केट गिरेगा तो मेरा स्टॉक भी गिरेगा क्योंकि ओवर वैल्यूड है। तो मैं सेकेंड लेवल की बाइंग, जो अपना फेयर वैल्यू है, उसके लिए फंड्स को रिजर्व रखूँगा, तभी मैं फ़ायदा उठा पाऊँगा। क्योंकि मार्केट कब गिरेगा ये आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये पता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, आपको ये पता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, आपको ये पता है कि स्टॉक में ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, तो आप मिस भी नहीं करना चाहते। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप किसे मौका भी नहीं छूटेगा, और अगर मार्केट में गिरावट होती है और आपके शेयर में गिरावट होती है तो उसका भी आप बेनिफिट ले पाएंगे। और चूंकि आपने उसके फंडामेंटल्स को चेक कर लिया है क्राइटेरियाज पे, तो आप श्योर हैं काफ़ी हद तक कि आपने एक सही पैसे पर, सही कंपनी पर पैसा लगाया है और इसमें आपका पैसा नहीं डूबेगा। कुछ टाइम तक ये आपको पेन तो दे सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी वो आपको रिटर्न देके जाएगा। और आप अभी भी देख लीजिए, गिरते मार्केट में भी ऐसे बहुत से स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो चढ़े हैं। हमारा पोर्टफोलियो उसका एग्जाम्पल है। हमारे पोर्टफोलियो में आप जाके देखिए, इस गिरावट में भी हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले। जो लास्ट ईयर गिरावट हुई थी उसमें भी हमारे पोर्टफोलियो ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। कई स्टॉक्स जो हैं मार्केट को काफ़ी ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप सही तरीके से, सही क्राइटेरियाज पर स्टॉक्स को ढूंढेंगे तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे, और सही वैल्यूएशंस अगर आप पता कर पाएंगे तो उस पर सही लेवल पर आप एंटर भी कर पाएंगे। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हफ्ते मार्केट कहाँ डायरेक्शन लेता हुआ दिख रहा है आपको? देखो, ये जो आज हमें रैली देखने को मिली, ये थोड़ी रिजल्ट्स की वजह से ट्रिगर्ड थी। कोई ये पैन मार्केट रैली नहीं थी, स्ट्रॉन्ग बाइंग ड्रिवन रैली नहीं थी, ये शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली थी। ओके,
अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। तो निफ्टी फ्यूचर्स में अगर आप जाके देखेंगे तो आज तो कोई मेजर पोजीशंस ऐड हुई नहीं, ओके। इनफैक्ट करंट मंथ में तो 500 कॉन्ट्रैक्ट्स डाउन रहे। नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बहुत एडिशंस हुए, ज़्यादा नहीं हुए, 2000 हुए हैं, ओके। साथ ही अगर आप टर्नओवर देखें, 91,000 करोड़ का आज का टर्नओवर है। एक मंथ का एवरेज 1 लाख से ऊपर आता है, ओके। तो आपका टर्नओवर भी ज़्यादा नहीं है। तो रैली हमें लो टर्नओवर पे देखने को मिल रही है, यानी कि ये शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली। साथ ही निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आप प्रीमियम देखें तो वहाँ ड्रॉप देखने को मिला है, दोनों महीने में ड्रॉप देखने को मिला है। इस महीने तो प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी गिर गए हैं, नेक्स्ट मंथ में करीब 30 पॉइंट्स का डाउन देखने को मिला है। तो ये सब कुछ हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये रैली प्रोबेबली शॉर्ट लिव्ड रहेगी, शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली है। आज पहला दिन था रैली का, रिजल्ट्स आने के बाद HDFC और ICICI के बाद, जिसकी वजह से रैली मार्केट में देखने को मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी तो काफ़ी अप रहा, 1% से ज़्यादा, निफ्टी करीब 100 पॉइंट अप रहा। तो इस रैली को हम बैंक की रैली कह सकते हैं, मेजरली HDFC और ICICI की वजह से, और उसका एक सेंटिमेंट इफेक्ट्स बाकी के बैंकिंग के स्टॉक्स में देखने को मिला, ओके। अब कल के दिन मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना है। आज का डेटा अगर मैं देखूं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, और चांसेस कम है कि ये रैली सस्टेन हो गया। अगर हम लेवल्स की बात करें, हमने आपके साथ शेयर किया था कि 25,000 से ऊपर जाएगा, अपने शॉर्ट्स को कट कर देना है। तो अगर आपने हमारी सलाह मानी होगी तो आपने कट किया होगा और आपको इसका फ़ायदा मिला होगा। क्या हम इस वक्त लॉन्ग जाएंगे? प्रोबेबली नॉट। क्या हम इस वक्त सेल जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि एक जब बार बाइंग आती है और ख़ास करके एक सेक्टर इतना तेज़ी से बढ़ता है तो उसका एक फॉलो अप इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि हमें वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए। कल का दिन देखते हैं, फिर हम फ्रेश लेवल्स आपके साथ शेयर करेंगे।